रिद्धिमा को होश आ गया था और उसे देखकर अथर्व को भी राहत की सांस मिली थी, वो भी इतने दिनों के बाद। उसने रिद्धिमा को बहुत डांटा कि उसे अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। तब रिद्धिमा ने बताया कि वो अथर्व के बदले खुद गोली नहीं खाना चाहती थी। उसने तो बस अथर्व को बचाने के लिए धक्का दिया था। अथर्व उससे बहस नहीं करता है और रिद्धिमा भी उससे कहती है कि वो जाकर फ्रेश हो जाए। जब अथर्व निकल रहा होता है तभी ज्योति आ जाती है और उससे रिद्धिमा के बच्चे के बारे में पूछती है। वो सवाल सुनकर अथर्व शॉक्ड हो जाता है और ज्योति के सामने कंफ्यूज होकर देखने लगता है। तभी एक नर्स जो वहां से गुजर रही थी वो गलती से उनकी बात को सुन लेती है और अपने आप को बीच में बोलने से रोक नहीं पाती। इसलिए वो कहती है, क्या आप लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो आईसीयू में है? वो प्रेग्नेंट नहीं है जी, बस कुछ चोट आई है उसको और अब वो रिकवर भी हो रही है, इसलिए उन्हें जल्दी डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। उस नर्स को पता था कि रिद्धिमा को गोली लगी थी और इसीलिए उसके पास सारी रिपोर्ट्स थी और उसे लगा कि अगर उनको लगता है कि रिद्धिमा प्रेग्नेंट है तो उसकी जिम्मेदारी है उन्हें सच बताना। ज्योति वो सुनकर शॉक्ड हो गई और उसने थोड़ी तेज आवाज में पूछा, नहीं, क्या आपको पूरा यकीन है? ज्योति भी थोड़ी घबरा गई थी। उसे लगा कि अगर रिद्धिमा प्रेग्नेंट नहीं थी तो उसने वो सवाल पूछकर आग में घी डालने का काम किया था अथर्व के सामने। बहुत जल्दी उसने वो चीज रियलाइज की और झूठी हंसी दिखाते हुए उसने कहा, ओह सॉरी, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा लगा वैसे सुनकर कि रिद्धिमा की हालत में अब सुधार हो रहा है। अच्छी बात है। अब ये कह सकते हैं कि इससे आगे डर के मारे ज्योति कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि अथर्व उसके सामने घूरते हुए देख रहा था। पिछले कई दिनों से ज्योति थोड़ी परेशान भी थी कि कहीं रिद्धिमा वाकई में प्रेग्नेंट हुई तो उन लोगों का क्या होगा, और वो कब से इंतजार कर रही थी कि आखिर वो इस बारे में पता कैसे लगाए। इसीलिए उसने अथर्व के सामने और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वो हॉस्पिटल रिद्धिमा का हाल पूछने नहीं बल्कि सिर्फ ये जानने आई थी कि उसकी कोख में कोई बच्चा है भी या नहीं। लेकिन जैसे ही उस नर्स ने कंफर्म किया तब उसे लगा कि उसे वहां पर नहीं आना चाहिए था। अथर्व का गुस्सैल चेहरा देखने के बाद उसे पता चल गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपनी एक गलतफहमी की वजह से वो अथर्व के गुस्से का शिकार हो सकती थी। जो इतने सालों से ज्योति कोशिश कर रही थी उसके सामने अच्छी बनने की, उस पर भी उसे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। ज्योति फिर से एक बार हंसने लगी और वहां से चली गई। अथर्व तब भी उसके सामने डरावनी आंखों से देख रहा था। तो वहीं काफी देर आराम करने के बाद और अच्छी नींद लेने के बाद रिद्धिमा को भी अब अपनी हालत में सुधार नजर आ रहा था और वो अच्छा महसूस कर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ को उसकी फिक्र ना हो रही हो, इसीलिए उसने उठते ही सबसे पहले अपनी माँ को कॉल लगाया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व ने रिद्धिमा की माँ का सामान पैक करवाने के लिए और उन्हें नए घर में जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। इसलिए उसकी माँ काफी संतुष्ट थी और जैसे ही रिद्धिमा ने अपनी माँ को फोन किया वो अथर्व की तारीफ करने से थक ही नहीं रही थी। रिद्धिमा को कह रही थी कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा पति मिला, इसलिए उसका ध्यान रखे। तब रिद्धिमा ने हंसते हुए उनसे कहा, माँ हाँ मैं समझ गई हूँ, इतनी भी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो माँ जैसे मैं तुम्हारी बेटी नहीं वो आपका बेटा हो। हमेशा सिर्फ उसके बारे में ही बोलती रहती हो। रिद्धिमा चाहे उनके साथ मस्ती कर रही हो, लेकिन मन ही मन में उसे खुशी हो रही थी कि उसकी माँ को अथर्व इतना ज्यादा पसंद आ गया था। अब उसने हंसते हुए आगे कहा, अच्छा ठीक है माँ, चलो अब ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ, कुछ दिनों में ही मैं आपसे मिलने आती हूँ, अभी थोड़ी बिजी हूँ।
आपके घर आ जाऊंगी आपसे मिलने। फोन रखने के बाद रिद्धिमा सोचने लगी कि वो क्यों अपनी माँ को अपनी हालत के बारे में नहीं बता पाई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को टेंशन हो और वो सब कुछ छोड़ के उसके पास आ जाए। हर बार वो अपने माता पिता के बारे में सोचती तब उसे महसूस होता कि वो अब बूढ़े हो रहे हैं और उन्होंने पहले ही अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, इसीलिए वो अब उन्हें दुखी नहीं देख सकती थी। तभी अथर्व भी आ गया और उसने रिद्धिमा के हाथ से फोन लेते हुए कहा, कुछ दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसके बाद हम दोनों जाकर तुम्हारी माँ से मिल लेंगे, ठीक है? तुम्हें उनकी फिक्र हो रही होगी ना कि कहीं उन्हें टेंशन ना हो जाए, लेकिन इस समय मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है कि तुम अगर ज्यादा स्ट्रेस ले लोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी है? रिद्धिमा ने भूख का नाम सुनते ही तुरंत ही अथर्व के सामने देखा और कहा, प्लीज अथर्व, मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आ जाओ। मुझे कुछ अच्छा खाना है। सुबह शाम मैं ये खिचड़ी और दलिया खा खा कर थक गई हूँ। मेरे मुंह में अब किसी चीज का स्वाद ही नहीं आता है। प्लीज कुछ अच्छा सा मीठा लेकर के आओ ना खाने के लिए, प्लीज। अथर्व ने रिद्धिमा का मासूम चेहरा देखा और हर बार की तरह इस बार भी वो पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, मैं किसी को भेजकर मंगवाता हूं, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही मिलेगा, सिर्फ उतना जिससे कि तुम्हारे टेस्ट बड्स अच्छे हो जाएं। उसके बाद तो तुम्हें यही बोरिंग चीज खानी पड़ेगी और जल्दी ठीक होने के लिए यह बहुत जरूरी भी है। अथर्व ने जल्दी से अपना फोन निकाला और रिद्धिमा से क्या चीज खानी है उसके बारे में पूछने के बाद उसने तुरंत ही वो मंगवा दिया। तभी डॉक्टर भी आकर उसे चेक करके गए और उसके हाथ पर लगी सुई जो ज्यादा हिलने की वजह से टेढ़ी हो गई थी वो भी ठीक कर दी। कुछ ही देर में रिद्धिमा का ऑर्डर लेकर अथर्व का एक आदमी पहुंच गया और फिर उसका एक निवाला खाने के बाद रिद्धिमा ने अथर्व से पूछा, अथर्व, क्या तुमने किसी को कष्ट पहुंचाया है या फिर किसी के साथ कोई बदतमीजी की थी हाल फिलहाल में, या फिर बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ कोई बहस की हो, ऐसा कुछ? कोई तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगा? उस दिन वो कार, वो बंदूक, ऐसा लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल किलर हो। तुमने पुलिस को बताया? क्या तुमने उस इंसान के बारे में कुछ पता लगाया जिसने गोली चलाई थी? हाँ? और अथर्व, मेरी बात मानो तो अभी कुछ दिनों के लिए ना तुम कहीं भी बाहर मत जाना या फिर किसी एक जगह पर भी लंबे समय तक मत रहना, प्लीज। रिद्धिमा ने जितना भी देखा था उससे तो यही लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल शूटर ही होगा और वो काफी दिनों से अथर्व पर नजर भी रख रहा होगा, वरना जब अथर्व उस पार्टी में आने ही नहीं वाला था तो ऐसे अचानक से वहां पहुंचकर उस पर गोली चलाने के लिए कौन तैयार होता। और इसी बात के बारे में रिद्धिमा तब से सोच रही थी जब से उसे ठीक से होश आया था, और जितनी बार भी वो ये सोच रही थी उसके दिल में अथर्व को खोने का डर उतना ही घर करता जाता था। रिद्धिमा की शक्ल से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितनी डरी हुई और बेचैन थी। इसीलिए उसे शांत करने के लिए अथर्व ने उससे कहा, चिंता मत करो इतनी, पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है और मैं इस मामले में खुद ध्यान दे रहा हूं। मैं ऐसे कैसे किसी को छोड़ सकता हूं? मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और उस कमीने को तो मैं कुछ भी करके ढूंढ कर ही मानूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं मेरे ध्यान में जिन्हें मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी हो या फिर ऐसे जो पैसे के चलते और अपने नाम को बनाने के चक्कर में दूसरों को गिराने में कभी पीछे नहीं हटते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद तो डूबते ही हैं लेकिन साथ ही साथ दूसरों को भी लेकर डूबते हैं। कई लोग मरने से पहले सिर्फ बदला लेना चाहते हैं लेकिन फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तुम परेशान मत होना, ओके? सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। रिद्धिमा ने उसके बाद अथर्व से कहा, अथर्व,
मैं बहुत ज्यादा डर गई थी वो बंदूक देखकर। उस विचार से मैं कांपने लगती हूँ कि कोई तुम्हें मारना चाहता था। ऐसा कहा जाता है ना कि आप चोर से नहीं डरते। वो आपके साथ क्या कर सकता है और क्या करेगा, ये सोचकर आपको ज्यादा डर लगता है। अगर सच में कोई रोज तुम्हारा पीछा कर रहा होगा तो, अगर अभी भी वो इस हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा तो, ये सोचना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा है अभी। अथर्व, प्लीज, तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है अभी। अपने आप को कुछ भी मत होने देना, प्लीज, मेरे लिए। अगर वाकई में अथर्व को कुछ हो जाता तो वो क्या करती? ओबरॉय परिवार मिलकर उसे भी मार देता। रिद्धिमा को जब वो विचार आया तब वो कांपने लगी और उसके हाथ से डोनट का टुकड़ा नीचे गिर गया। वो देखकर अथर्व ने तुरंत ही उसे गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, इडियट, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, ठीक है? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं और ना ही मुझे कुछ होगा। कुछ नहीं होगा मुझे। आगे भी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। और अगर कुछ हो भी गया तो ऐसे ही तुम्हें अपने गले से लगा कर रखूंगा। भविष्य में अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम भी पीछे मत हटना। उनके सामने खड़े होकर उन्हें डटकर जवाब देने की हिम्मत रखना। जितना तुम लोगों को अपनी बेबसी दिखाओगे उतना ही वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर उन्होंने देखा कि तुम कमजोर हो गई हो तो फिर उसके बाद कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तब तुम्हें उनके सामने कैसे खड़ा होना है वो सीखना पड़ेगा। किसी की मदद लेनी पड़ेगी तुम्हें, और उस समय अगर मैं आसपास ना मिलूं तो फिर विनय से मदद ले लेना। उस समय पार्टी में रिद्धिमा वाकई में कमजोर पड़ गई थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन इसलिए क्योंकि चाहे वो कितना ही गलत हो, लेकिन लोगों ने खुद अपनी आंखों से वो वीडियो और फोटोज देखे थे और उसके लिए रिद्धिमा के पास कुछ भी साबित करने के लिए नहीं था सिवाय ये यकीन दिलाने के कि वो लड़की कोई और थी और उसे कोई धोखा दे रहा था। उस वीडियो और फोटोज के बारे में सोचने के बाद रिद्धिमा ने अथर्व के सामने देखा और पूछा, क्या अथर्व ने उसके बारे में पता लगाया होगा? क्या उस वीडियो में वाकई में रिद्धिमा नहीं थी? अगर ऐसा था तो वो किसकी चाल होगी? अथर्व अपनी और रिद्धिमा की जान बचाने के लिए अब और क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।